हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रैंड रिवीजन ऑन द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को वन बाय वन वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और साथ में लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके ठीक मिले वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। क्योंकि अभी जो है हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है, 11 डेज़ बचे हुए हैं। तो इन 11 डेज़ में हमें बहुत कुछ कवर करना है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं। तो अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो इसी चैनल पे आपको लास्ट मिनट रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने हर यूनिट से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस कराए हुए हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज़ अ रिलेशन विच इज़। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम किस रिलेशन को बोलते हैं? आई थिंक आप सबको पता होगा, तो इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इनकी डेफिनेशंस भी आप स्टडी कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है, सिमेट्रिक कौन सा होता है और ट्रांजिटिव कौन सा होता है। ये भी मैंने डिस्कस कराया हुआ है लास्ट मिनट रिवीजन वाली सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड र्यूमर बी अरेंज्ड। अगर हम इस वर्ड को अरेंज करना चाहें तो कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं इन लेटर्स को अरेंज करने के। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर्स हैं, मीन्स 6 डिफरेंट हम वेज से इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। मीन्स 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब जो u है हमारा वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, सेम जो R लेटर है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इनकी जो पॉसिबिलिटी है ये हमारे 2 टाइम्स रिपीट हुए हैं, तो इनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल U के लिए, सेम 2 फैक्टोरियल R के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। हमने फैक्टोरियल को ओपन कर दिया। 2 × 1 × 2 × 1। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 3 × 5 × 4 × 3। 5 4 ज़ा 20 × 3 3 ज़ा 9, 180। सो हमारे पास 180 डिफरेंट पॉसिबल वेज हो सकते हैं इस वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप भी साथ में अपने क्वेश्चंस को बीच में पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑफ सेट। अब हमारे पास सेट में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। तो कितने डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे? हाउ मैनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको यहाँ पे हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कैसे आएंगे, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास एलिमेंट 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे 1, यहाँ पे एलिमेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर हमारे पास एलिमेंट हैं 2 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होंगे 2। अगर हमारे पास एलिमेंट हैं 3 देन 5। और अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4 तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो 15 होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टू ग्राफ्स ए एंड बी आर शोन बिलो, विच वन इज़ ट्रू। हमें यहाँ पे 2 ग्राफ गिवन है,
ए इज़ प्लेनर, बी इज़ प्लेनर, तो बोथ आर प्लेनर, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ग्राफ है जो वो प्लेनर है। आई थिंक आप सबको पता होगा कि प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं। प्लेनर ग्राफ आर दोज ग्राफ इफ़ आइदर द ग्राफ और एनी ऑफ इट्स आइसोमॉर्फिक इमेज कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर और प्लेन सच दैट नो टू एजेस इंटरसेक्ट और क्रॉस ओवर ईच अदर। मीन्स या तो वो ग्राफ या उसकी कोई भी आइसोमॉर्फिक इमेज जिसको हम प्लेन या पेपर पे ड्रॉ कर सकें और उसमें कोई भी दो एज आपस में इंटरसेक्ट ना करें। तो अगर हम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहें प्लेनर की फॉर्म में, तो अगर हमने सारे ये एज ले लिए, अब जो अंदर वाले डायगोनल एज हैं उनमें से एक एज हमने ये ले लिया, अब जो ये एज बचा है अगर हम इसको ले लेते हैं बाहर की तरफ से, तो यहाँ पे कोई भी एज इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और ये इसकी आइसोमॉर्फिक इमेज है। तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा, प्लेनर ग्राफ। अब अगर पिक्चर बी को देखते हैं, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इस टाइप से, ये हमें एक 3D गिवन है, अगर हम सारे वर्टेक्सेस को बाहर की साइड ओपन करते हैं तो ये भी इसकी सेम आइसोमॉर्फिक इमेज होगी। तो ये भी हमारा ग्राफ क्या होगा, प्लेनर ग्राफ। तो यहाँ पे जो दोनों ग्राफ हैं बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर प्लेनर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट P एंड Q बी टू प्रीपोजिशन, नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये इम्प्लीकेशन नहीं है, ये क्या है, बाई कंडीशनल। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q। अब P बाई कंडीशनल Q किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्स नोर के। एक्स नोर मीन्स P एक्स नोर Q। और P एक्स नोर Q को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PQ प्लस P बार Q बार, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। इसको हम दोनों टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम ऑप्शन ए और बी को लेके देखें कि हमारा आंसर क्या आता है, P बाई कंडीशनल नेगेशन Q। अब ये भी यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन है, तो इसको भी हम एक्सोर की तरह ओपन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा P है, ये हमारा Q है, तो P Q प्लस P बार Q बार। अब यहाँ पे P Q जो है वो नेगेशन है, तो यहाँ पे हम नेगेशन लगाएंगे। और P बार Q बार, एक Q बार इसके लिए और एक जो हम बार लगाते हैं एक्सनोर को ओपन करते हैं तब उसके लिए। तो यहाँ से डबल बार जो है वो कैंसिल हो जाएगा बाय इन्वोल्यूशन ला। तो हमें क्या मिला, P Q बार प्लस P बार Q। अब P Q बार प्लस P बार Q ये किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्सोर, P एक्सोर Q। ठीक है। अब अगर ऑप्शन बी को हम देखें, नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो P बार Q, ये बार इसके लिए आया है सेम PQ। P क्या था, हमारा बार था तो बार लगा दिया, प्लस P बार एक बार इसके लिए और एक सेकंड बार हमारे एक्सनोर को ओपन करने के लिए, और Q बार। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें मिला P बार Q प्लस P Q बार। अब ये भी हमारा क्या है, एक्सनोर है, मीन्स P एक्सनोर Q। और हमें यहाँ पे क्या मिला था, P एक्सनोर Q लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, नेगेशन। तो अगर हम एक्सोर का नेगेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर हम एक्सनोर का नेगेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सोर P एक्सोर Q। तो जो P एक्सोर Q जो हमें ये स्टेटमेंट गिवन थी, ये ऑप्शन ए के इक्विवेलेंट भी है और ऑप्शन बी के इक्विवेलेंट भी है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी।
हमें पावर सेट में बताने हैं A यूनियन B। अब A गिवन है, हमें B भी गिवन है, तो A में क्या क्या एलिमेंट हैं 2 3 5 7, B में क्या एलिमेंट हैं 2 5 8 9। अब A यूनियन B अगर हम करते हैं तो यूनियन मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे 2 3 5 7, रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा 8 9। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ एनी एलिमेंट, पावर सेट ऑफ A इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर A, मीन्स जितने भी उस एलिमेंट में, जितने भी उस सेट में नंबर हैं उसकी 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें पावर सेट ऑफ A यूनियन B करना है, तो पावर सेट ऑफ A यूनियन B मीन्स 2 रेज़ टू पावर A यूनियन B। तो 2 रेज़ टू पावर A यूनियन B के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 6। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 64, मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सपोज देर आर 3 बेसिक वेरिएबल एंड 2 नॉन बेसिक वेरिएबल, देन पॉसिबल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। हमारे पास 3 बेसिक वेरिएबल हैं और 2 नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3 + 2 5 C, अब बेसिक निकालने 5C 2, नॉन बेसिक कितने हैं 2, तो नॉन बेसिक को अलग से निकाल देंगे 5C2 कॉम्बिनेशन कर दिया तो हमारे पास बच जाएंगे बेसिक सॉल्यूशन। तो 5C2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1, 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक क्वेश्चंस को पिक किया है। कुछ मेरे खुद के बनाए हुए हैं और कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चंस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड, हंगेरियन मेथड को यूज़ करके हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए। तो हंगेरियन मेथड को हम सॉल्व करते हैं, उसके कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, चेक प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड और नॉट। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम गिवन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है, मीन्स m = n, और m = n क्या है यहाँ पे, m = रोज़ एंड n = कॉलम्स। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, 4 रोज़ हैं, 4 = 4 मीन्स जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, बैलेंस्ड। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है हमें, रो रिड्यूस। अब रो रिड्यूस का मतलब क्या है, रो रिड्यूस में हम करते हैं हर एक रो से मिनिमम वैल्यू को पिक करेंगे और सारे एलिमेंट्स में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब फर्स्ट रो क्या है, हम यहाँ पे दोबारा से मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब फर्स्ट रो है 8 26 17 11। अब इस रो में मिनिमम क्या है, 8 है, तो 8 को हमने यहाँ से पिक किया और सभी एलिमेंट्स में से 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 - 8 0, 26 - 8 18, 17 - 8 9, 11 - 8 3। तो फर्स्ट रो आ गई। सेम हमें सेकंड रो में करना है, मिनिमम है 4, तो 4 को सभी एलिमेंट से माइनस करेंगे। 13 - 4 9, 28 - 4 24, 4 - 4 0, 26 - 4 22, 38। अब नेक्स्ट रो में मिनिमम क्या है, 15, तो 38 - 15 23, 19 - 15 4, 18 - 15 3, 15 - 15 0।
अब लास्ट रो में मिनिमम क्या है 10, 19 माइनस 10 9, 16 माइनस 10 26 माइनस 10 16, 24 माइनस 10 14, 10 माइनस 10 0। अब रो रिड्यूस सेकंड स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें थर्ड स्टेप पे आएंगे। तो अभी हमें करना है कॉलम रिड्यूस। कॉलम रिड्यूस भी सेम रो रिड्यूस की तरह होगा। अब हमें इसको एज ए अपनी मैट्रिक्स मान के और माइनस करना है। अब हर कॉलम से मिनिमम वैल्यू को पिक करेंगे और बाकी के सारे एलिमेंट्स से माइनस करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में मिनिमम क्या है 9 9, तो माइनस करते जाएंगे। अब पहले तो 0 है तो 0, 9 माइनस 9 0, 23 माइनस 9 14, 9 माइनस 9 0। अब सेकंड रो में मिनिमम है 4, तो 18 माइनस 4 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 4 12। नेक्स्ट कॉलम में 3 मिनिमम है, 9 माइनस 3 6 0, 3 माइनस 3 0, 14 माइनस 3 11। एंड लास्ट रो में 3, तो 3 माइनस 3 0, 22 माइनस 3 19 0 0। अब हमारा रो रिड्यूस भी हो गया, कॉलम रिड्यूस भी हो गया। अब हमें क्या करना है, असाइन करनी है ज़ीरोज़। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, ज़ीरोज़ को असाइन करना है। मीन्स हर रो में एक ज़ीरो को सिलेक्ट करना है और जो बाकी की ज़ीरोज़ होंगी उस रो में या उस सेम कॉलम में उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और एक रो में एक कॉलम में एक ही ज़ीरो होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, अगर हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट रो में इस वाली ज़ीरो को, तो अगर हमने कंसीडर किया इस ज़ीरो को, तो जो इस रो में बाकी की ज़ीरो है ये वाली, ये नेगलेक्ट हो जाएगी, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेम एज़ इस कॉलम में जो बाकी की ज़ीरोज़ हैं वो भी नेगलेक्ट हो जाएंगी, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट रो में आते हैं। नेक्स्ट रो में हमारे पास एक ही ज़ीरो है, इसको ले लिया। अब इस कॉलम में जो ज़ीरो आई है उसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब आते हैं थर्ड रो में। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो इसको पिक कर लिया, असाइन कर दिया, और जो इस रो में हमारी ज़ीरो थी उसको नेगलेक्ट कर दिया। अब फोर्थ रो में फिर हमारे पास ये वाली ज़ीरो बचती है। तो हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ पे असाइन किया है, हमारा यहाँ पे था A B C D 1 2 3 4। तो A पे हमने किस कॉलम वाली ज़ीरो को असाइन किया है 1, तो A 1, ऑप्शन A B C तीनों में 1 पे है। B में 3 B 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। C 2 यहाँ पे है ऑप्शन ए में। D 4। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब उसके बाद ज़ीरोज़ असाइन होने के बाद फिफ्थ स्टेप जो है, अगर हमारे रोज़ और कॉलम जो हमारी ज़ीरोज़ असाइन हुई हैं उनके इक्वल आते हैं, जो ज़ीरोज़ असाइन की हैं उनके इक्वल आते हैं, दैट मीन्स हमारा जो प्रॉब्लम थी वो क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है। यहाँ पे जो ज़ीरोज़ असाइन हुई हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 4। तो 4 और 4 ही रोज़ हैं या फिर 4 ही कॉलम्स हैं। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑप्टिमल है। और यहाँ पे आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन अभी काफ़ी टाइम से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम, मैक्स z इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ कंस्ट्रेंट ऑन इक्वलिटी कंडीशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वलिटी कंडीशन पे कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करना है।
मीन्स x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे इक्वल भी दिया है, लेस देन इक्वल टू, तो इनको इक्वलिटी की कंडीशन पे ड्रॉ करना है। x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4। अब ये दोनों हो गए। अब फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 1 बाय 1 एक बार x1 को 0 पुट करके देखना है, एक बार x2 को 0 पुट करके देखना है, ताकि हमें पता चले कि अगर x1 को 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, और अगर x2 को 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x1 की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो x2 क्या आएगा, 4 इधर जाएगा, डिवाइड बाय 4, तो x2 आया 2। अगर हमने रखा x2 की वैल्यू को 0 तो x1 की वैल्यू क्या आई, 8। सेम सेकंड इक्वेशन में x1 की वैल्यू को 0 पुट किया, x2 की वैल्यू को फाइंड करना है, और x2 की वैल्यू को 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x1 0 रखा तो x2 क्या आया, 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इधर 2 आएगा, और x2 0 रखा तो x1 क्या आया, 4। तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या आए हैं यहाँ पे, 0 2 8 0, ये आए हैं फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से 0 2 4 0, ये आए हैं सेकंड इक्वेशन से। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द लाइन सेगमेंट इज़ गोइंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों इक्वेशन में कि जो लाइन सेगमेंट है वो ओरिजिन से टुवर्ड्स है या फिर अवे है। अब वो कैसे पता चलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 0, अगर हम दोनों की वैल्यू को रखते हैं 0, x1 प्लस x2 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 8 है, येस दिस इज़ ट्रू, मीन्स जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब सेम सेकंड स्टेटमेंट सेकंड इक्वेशन पे करना है, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, मीन्स टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो लाइन सेगमेंट है वो टुवर्ड्स आएगा। अब यहाँ तक क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको करना है, थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, प्लॉट द ग्राफ। जो हमारे पॉइंट्स आए हैं ये वाले और ये वाले दोनों इक्वेशंस के, उन इक्वेशन के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है, प्लॉट ग्राफ को प्लॉट करना है। x1 हो गया, इधर x2 हो गया, 2 4 6 8 2 4 6 8। अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या क्या पॉइंट आए हैं, 0 2, मीन्स x1 की वैल्यू क्या है 0 और x2 की वैल्यू क्या है 2, तो हमें पॉइंट मिला यहाँ पे। सेकंड क्या है, x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 0, x1 4 x2 0, ये हमें मिले हैं इक्वेशन 2 से, और ये हमारी थी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2, अब ये दो पॉइंट्स मिले हैं, अब हमें क्या करना है इन दोनों पॉइंट्स को। तो अभी हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई है, ये सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे 0 2 4 0, तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को मिला देना है, इन दोनों पॉइंट्स को लाइन के थ्रू मिलाना है। और ये लाइन हमारी टुवर्ड्स द ओरिजिन थी, टुवर्ड्स द ओरिजिन मीन्स अब हमारा ओरिजिन कहाँ है, 0,0 मीन्स यहाँ पे, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन है तो ये लाइन इधर की साइड में स्ट्रेच होगी। इस पे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, क्योंकि ये पॉइंट्स, ये जो लाइन हमें मिली है ये इक्वेशन नंबर 2 से मिली है। इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या क्या पॉइंट मिले हैं, 0,2 मीन्स x1 0 x2 2, सेम पॉइंट है। x1 8 x2 0, x1 8 हमें मिलेगा यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम करते हैं मैच, ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे यहाँ पे, तो इस लाइन को भी हमने, इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन के थ्रू मिला दिया। अब ये लाइन भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है तो ये भी नीचे की साइड में आएगी। अब हमें यहाँ पे हमारा जो कॉमन पोर्शन है
अब पहला जो हमें मिला वो हमें ये स्पेस मिला, जो दूसरा मिला है वो हमें ये स्पेस मिला। तो इसमें कॉमन वाला क्या है, जो ओरिजिन की साइड में है, तो कॉमन हमारा क्या है, ये वाला एरिया है। तो इस कॉमन एरिया से हमें बताना है कि यहाँ पे हमें कौन से पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जो हमारा सॉल्यूशन होगा एलपी प्रॉब्लम का, वो किन पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इन पॉइंट्स के हम कुछ नेम रख लेते हैं, ए बी सी। अब ए पे क्या क्या पॉइंट्स हैं, 0,0। बी पे क्या क्या पॉइंट है, यहाँ पे x1 है 4 और x2 है 0। अब सी पे क्या क्या पॉइंट्स हैं, x1 है 0 और x2 है 2। अब इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो हमें इक्वेशन दी थी z इक्वल टू, उससे हमें फाइंड करना है कि जो सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है। मीन्स z इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2। तो पहले हम a 0,0, b 4,0, c 0,2, इन तीनों पॉइंट्स को रख के देखते हैं, जिससे भी हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 3x1 प्लस 9x2, यहाँ से तो 0 प्लस 0 0 मिला। देन 4x1 4 3 12 प्लस 0 12, c 0 प्लस 9 2 12, 9 इंटू x2 18, सो 9 2 18, तो हमें मिला आंसर 18। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 18 है, और 18 मैक्सिमम है। तो हमारे पॉइंट्स क्या हैं, x1 की वैल्यू क्या है 0 और x2 की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ से कौन सा आंसर मैच करता है, x1 0, x2 2 और z इज इक्वल टू 18। सो हेयर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आप बाद में इजीली पेपर में सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन ना अभी पिछले 2 से 3 टाइम्स एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू। तो जो डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन में, वो कब अराइज होती है, नंबर ऑफ अलोकेशन नॉट इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। मीन्स जो अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, वो उसके अंदर डीजेनरेसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो नॉन डीजेनरेट होनी चाहिए, नॉन डीजेनरेट। अब नॉन डीजेनरेट के लिए 2 कंडीशन हैं। पहली क्या है, जो नंबर ऑफ एलोकेशन होंगे वो m प्लस n माइनस 1 ये होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, जितने भी एलोकेशन हैं वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे होने चाहिए। इंडिपेंडेंट पोजीशन मीन्स वहाँ पे हमारी साइकिल नहीं बननी चाहिए, नॉट ए साइकिल। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारी नॉन डीजेनरेट होगी। अगर ये इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन वॉयलेट होती है तो वहाँ पे डीजेनरेसी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए क्या गिवन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन नॉट इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। तो नॉट इक्वल है तो डीजेनरेसी होगी। एलोकेशन आर नॉट एट इंडिपेंडेंट पोजीशन, जो एलोकेशन है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे नहीं होगा तो भी हमारी डीजेनरेसी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नॉन डीजेनरेट होनी चाहिए हमारी प्रॉब्लम, ये आपको याद रखना है। और अगर डीजेनरेसी होगी तो इसके अपोजिट कोई भी एक कंडीशन वॉयलेट होगी तो हमारी प्रॉब्लम डीजेनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन फंक्शन a, b, c 3 वेरिएबल दिए हैं, कुछ मिन टर्म्स दी हैं 1, 3, 4, 6। द मिनिमाइज्ड आउटपुट एक्सप्रेशन, तो क्या मिनिमाइज्ड आउटपुट आएगी वो हमें फाइंड करनी है। अब 3 वेरिएबल्स हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हेल्प लेनी है के मैप की। और 3 वेरिएबल हैं तो के मैप बनेगा 8 मिन टर्म्स के लिए, ए बी सी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 to 3 क्वेश्चंस अगर आप के मैप के अटेम्प्ट करके देख लोगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी के मैप को ड्रॉ करने में। अदरवाइज़ वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार सी। अब यहाँ पे क्या क्या मिन टर्म गिवन है, 1,
3 4 6, जो जो मिन टर्म्स गिवन है वहाँ पे हमें पुट करना है 1। देन उसके बाद हमें करनी है पेयरिंग। तो एक पेयर हमारा यहाँ से बन गया, एक पेयर हमारा यहाँ से बन गया। हम पेयरिंग करते हैं तो मैक्सिमम पेयर करने की कोशिश करते हैं। मीन्स पहले अगर हमारा 8 का होता है तो 8 का पेयर बनाते हैं, देन 4 का बनता है तो 4 का, उसके बाद 2 का। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स पे था तो हमारी 8 मिन टर्म्स थी और इसमें 4 का भी नहीं बन रहा था, तो 2 का हमने पेयर बना दिया। अब इस पेयर से हमें क्या मिल रहा है कॉमन, ए सी बार। इस वाले इम्प्लीकेंट से हमें क्या मिल रहा है, ए बार सी। तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ए बार सी प्लस ए सी बार। अब ये क्या बन गया, ए बार सी प्लस ए सी बार मीन्स ए एक्सोर सी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए एक्सोर सी। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। हमें बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट्स यूज़ होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो जब हमारा टारगेट हो, दो बातें आपको याद रखनी है। अगर टारगेट है नोर गेट तो क्या करना है आपको, और की आउटपुट एंड की इनपुट। और की आउटपुट पे बबलिंग करनी है और एंड की इनपुट पे बबलिंग करनी है। और बबलिंग हमेशा पेयरिंग में करनी है, मीन्स सिंगल बबल नहीं लगाना है, हमेशा पेयरिंग में 2 बबल लगाने हैं। कितने बबल लगाने हैं, 2। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, टारगेट किया जाए नैंड गेट को, नैंड गेट, तो उसमें आपको क्या करना है, एंड की आउटपुट पे बबल करना है और की इनपुट पे बबल करना है। इसको याद रखने का एक सबसे इजी मेथड क्या है, नोर गेट टारगेट है ना, तो पीछे क्या है, और पीछे और है, और तो और की आउटपुट कहाँ होती है, पीछे, और जो दूसरा बच गया एंड गेट उसकी इनपुट पे। सेम नैंड गेट अगर टारगेट है तो पीछे कौन सा गेट है, एंड, तो एंड की आउटपुट पे और जो दूसरा गेट बच गया और उसकी इनपुट पे बबल करना है। और बबलिंग हमेशा पेयर में करनी है, ये बात भी याद रखनी है। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट लेयर है हमारी, ये है और गेट, सेकंड लेयर पे एंड गेट, थर्ड लेयर पे फिर से एंड गेट। अब नोर गेट को टारगेट किया है तो और की आउटपुट पे, तो और की आउटपुट पे एक बबल हमने यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगा दिया, एक बबल यहाँ, दूसरा यहाँ, एक बबल, पेयरिंग में बबल करना है। अब एंड गेट की इनपुट पे लगाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे गेट कम लगे तो इस गेट को हम शिफ्ट कर देंगे इसकी इनपुट पे। यहाँ से इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, सेम इस बबल को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और इस बबल को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इनपुट पे लग गया है बबल, दूसरे के लिए हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा, और सिंगल बबल नहीं लगाना तो हमें एक और साथ में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ गेट्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गेट, 6 नोर गेट लगे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 81 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल नंबर। अब एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी पूछा जाता है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। तो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं किया है अभी तक तो 3 क्लासेस हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की सीरीज़ में, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, 81 बेस 10 है, जब हम डेसिमल से किसी अनदर बेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, डिवीज़न मेथड। 81 को डिवाइड करेंगे, हमें हेक्साडेसिमल और 16, हेक्साडेसिमल को ही हम 16 लिखते हैं, तो 16 से डिवाइड किया, 16 5 ज़ा 80, 1 रिमाइंडर बचा। अब दोबारा से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 16 बड़ा है, रिमाइंडर हमारी रेंज के अंदर है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, इधर से इधर की साइड, मीन्स 5 1 51 बेस h और 16। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं आप अपने +2 कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चंस आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्विचिंग सर्किट whose output depends not on the present state of its input but also on its previous state। अगर हमारी किसी स्विचिंग सर्किट में जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड ना करे, वो साथ में प्रीवियस स्टेट पे भी डिपेंड करे, तो वो कौन सा सर्किट होगा? आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं भी बता रही हूँ, सर्किट सिक्वेंशियल सर्किट होगा। अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं होती कि प्रीवियस स्टेट पे नहीं डिपेंड होता तो कौन सा होता? कॉम्बिनेशनल सर्किट। लेकिन जिसमें प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता है मीन्स उसमें मेमोरी एलिमेंट साथ में गिवन होता है, तो वो कौन सा होगा? सिक्वेंशियल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशनल सर्किट कन्वर्टिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन ऑफ n input line to maximum of 2 raised to power n unique output line। तो हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है वो किस टाइप से बोल रहा है? ये n इनपुट लाइन है और 2 raised to power n आउटपुट लाइन है। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा कौन सा होता है? बताइए जल्दी से। ये होता है हमारा डिकोडर। याद रखना है, एन कोडर के केस में क्या होता है? 2 raised to power n इनपुट लाइन होती हैं और n आउटपुट लाइन होती हैं, ठीक है। और मल्टीप्लेक्सर के केस में n इनपुट लाइन होती हैं और 1 आउटपुट लाइन होती है। डीमल्टीप्लेक्सर इसका अपोजिट होता है, 1 इनपुट लाइन होगी और n आउटपुट लाइन होगी। और डिकोडर n इनपुट लाइन, 2 raised to power n आउटपुट लाइन। इन चारों पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से कोई भी एंट्रेंस हो, पीएचडी का हो, कोई भी एंट्रेंस हो, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है और नेट में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी 11101 बेस 2 टू डेसिमल नंबर। हमें बेस 2 से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो इसका आज तक जो मेथड पढ़ते आए हैं हम अपनी छोटी क्लासेस में या ग्रेजुएशन में या फिर पेपर 1 में, जो भी मेथड होता है वो क्या है पहले उसको डिस्कस करते हैं, देन शॉर्टकट बताती हूँ। यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन जब बेस 2 से या किसी भी बेस से बेस डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं जो भी बेस दिया होता है उसकी पावर में। और पावर कैसे चलती है? 0 1 2 3 4। तो कैसे करेंगे सॉल्व? 1 × 2 raised to power 4 प्लस 1 × 2 raised to power 3 प्लस 1 × 2 raised to power 2 प्लस 0 × 2 raised to power 1 प्लस 1 × 2 raised to power 0। 2 raised to power 4 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला? 24 28 29 बेस 10। ये तो है हमारा कॉमन मेथड जो हम यूज़ करते आए हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? अगर 2 की पावर में है ये बेस 2 है, तो यहाँ पे जो हमारी नंबर्स चलते हैं वो कैसे चलते हैं? याद रखना है 1 2 4 8 16 32 64 128। जो नंबर हो, जिस भी नंबर के नीचे हमें 1 मिला है उसको प्लस करते जाना है, 0 को छोड़ देना। तो 16 के नीचे 1 है 16 प्लस 8 के नीचे 1 है प्लस 8, 4 के नीचे 1 है प्लस 4, 0 प्लस 1। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा? 29 बेस 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हैज़ ए कैशे विद एक्सेस टाइम 10 नैनोसेकेंड, हिट रेशो 80% एंड एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन है, हमें बताना है एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी। कई बार हम इस टाइप के क्वेश्चन को रीड करने में मिस्टेक कर देते हैं और इसको हम मान लेते हैं मेन मेमोरी टाइम और हम फाइंड कर देते हैं एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, हिट रेशो, कैश मेमोरी का जो टाइम है
प्लस 1 माइनस हिट मीन्स मिस रेशो इनटू कैश मेमोरी प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमें पुट करनी है। तो एवरेज मेन मेमोरी एक्सेस टाइम इन्होंने पहले से गिवन दिया है 20, हिट रेशियो क्या है 80% मीन्स 0.80 और कैशिए क्या है 10 नैनोसेकंड प्लस 1 माइनस 0.80 0.20 इंटू कैशिए 10 प्लस मेन मेमोरी एक्सेस टाइम हमें फाइंड करना है। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। 8 मिला यहाँ से हमें मिलेगा 2 प्लस 0.20 मेन मेमोरी और इधर क्या है 20। अब 20 माइनस 8 प्लस 2 10, ये इधर आ गया 0.20 मेन मेमोरी 10 इक्वल टू 0.20 मेन मेमोरी। अगर हमें मेन मेमोरी फाइंड करनी है तो 10, अब ये 0.20 इधर जाएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 0.20, 10 डिवाइड बाई 0.20। अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 100 से, 2 डेसिमल पे 0 पॉइंट था, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10। तो हमारा मेन मेमोरी का जो टाइम है वो क्या आया 50 नैनोसेकंड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। तो पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज जनरेटेड बाय एडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू टू द कंटेंट ऑफ रजिस्टर। अगर हम रजिस्टर के कंटेंट में कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं तो जो इफेक्टिव एड्रेस होगा ऑपरेंड का वो किस एड्रेसिंग मोड के अंदर आएगा, वो होगा हमारा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्क स्टैंड्स फॉर। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से, आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो सिस्क की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज़ ऑफन कॉल्ड एन। सी क्या है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में करते रहिए साथ में, और लास्ट में टोटल भी बताइए कितने आंसर्स ठीक मिले हैं आपके, क्योंकि जितने आंसर्स ठीक मिले हैं उतने +2 कर लेना आप अपने क्वेश्चन में। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसी टाइप से आने हैं। रिकर्शन इज़ सम टाइम कॉल्ड। रिकर्शन को हम क्या भी बोलते हैं, सर्कुलर डेफिनेशन। सर्कुलर डेफिनेशन। सर्कुलर डेफिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉल बाय इटसेल्फ, अपने आप को खुद से कॉल करता है। कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी नहीं बोलेंगे, बेस डेफिनेशन भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मीन। इस डिक्लेरेशन का मीनिंग क्या है। अब ये जो डिक्लेरेशन लिखी है ना, इसको जस्ट जैसे लिखी है उसी टाइप से रीड करते जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इंट स्टार PTR 10 और ये एरो का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे। PTR इज़ अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 10 और टाइप क्या है इंटीजर। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर क्या है, PTR इज़ एन एरे। नो, PTR इज़ एन इन पॉइंटर। PTR इज़ अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 10 इंटीजर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश अलाउज टू क्रिएट क्लासेस which are derived from other classes so that they automatically include some of its parents member plus its own member। तो जिसमें पेरेंट्स के मेंबर इंक्लूड होते हैं उन क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। आप सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कैलोक, फ्री, मेलोक,
रीएलोक। तो कैलोक क्या होता है? एलोकेट स्पेस फॉर एरे। तो ए जो है वो मैच होगा 1 से। फ्री, फ्री प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस, मैलोक। एलोकेट रिक्वेस्टेड साइज ऑफ स्पेस, सी मैच होगा 3 से। रीएलोक बच गया, ये मैच हो जाएगा 4 से। मॉडिफाई प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस, तो यहाँ पे कौन सा आंसर बन रहा है हमारा? A1, B2, C3, D4। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर ग्राफिक्स से है। ब्रेशनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम इज़ अट्रैक्टिव बिकॉज इट यूजेस। तो जो ब्रेशनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है वो किसको यूज़ करती है? इंटीजर अर्थमेटिक को। याद रखना है ये पॉइंट, इंटीजर अर्थमेटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ CRT? CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब। इसका आप चाहो तो एक बार गूगल करके इसकी पिक्चर देख लेना कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। कंट्रोल ग्रिड, फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड। तो इनमें से कौन कौन से पार्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसके ये तीनों ही पार्ट्स हैं। सो हेयर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीम पेनिट्रेशन मेथड जनरेट। तो बीम पेनिट्रेशन मेथड जो है वो कितने कलर्स जनरेट करता है? तो वो करता है 4 कलर्स। मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और वो 4 कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। और इसको हम यूज़ करते हैं यूज्ड फॉर रैंडम स्कैन। यूज्ड फॉर रैंडम स्कैन। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि बीम पेनिट्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं रैंडम स्कैन के लिए, और रास्टर स्कैन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? शैडो मास्क। शैडो मास्क मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं? रास्टर स्कैन। और इसमें कितने नंबर ऑफ कलर्स जनरेट होते हैं? मिलियंस ऑफ कलर जनरेट होते हैं। वन मोर डिफरेंस है बीम पेनिट्रेशन में और शैडो मास्क में। यहाँ पे हम सिर्फ एक गन यूज़ करते हैं जिससे लाइट फॉल होती है, और यहाँ पे हम 3 गन्स यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर की, जिनसे हम मिलियंस ऑफ कलर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिदम। अब ये है पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिदम से। पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिदम यूज़ करता है ऑड इवन मेथड, वाइंडिंग नंबर मेथड, बोथ ए एंड बी। तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिदम मेथड जो है वो ऑड इवन नंबर मेथड और वाइंडिंग नंबर मेथड, इन दोनों को यूज़ करता है। ये दोनों यूज़ कैसे होते हैं ये मैंने लास्ट मिनट रिवीजन वाली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन केस ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्शन। ओब्लिक प्रोजेक्शन के केस में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Parallel projection rays are not perpendicular to the viewing plane. Yes, this is correct. Parallel lines in space appear parallel on the field projected image, final projected image. Yes, this is also correct. Used exclusively for pictorial purpose rather than formal working drawing. This is also correct. So here option D जो है वो आपका correct answer हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नीचे फीडबैक भी ज़रूर दें अपना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट वीडियो आप इसी टाइप से ग्रैंड रिवीजन चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।